है और ऐसे में अब विधान परिषद के सभापति को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कि सभापति का पद जेडीयू के खाते में गया है। फिलहाल बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं, जो 20 जून 2024 से हैं। दरअसल इसके पहले जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति थे और लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर से ये पद जेडीयू के खाते में चला गया है। तो देखिए एक बार फिर से ये जिम्मेदारी अब जेडीयू के खाते में है, यानी कि कैबिनेट विस्तार के बाद में अब जो खबर है वो ये कि विधान परिषद के सभापति जेडीयू से होंगे, यानी कि सभापति का पद जो है वो जेडीयू के खाते में गया है। फिलहाल बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं और 20 जून से हैं। हालांकि देखिए इसके पहले जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति थे और एक बार फिर से ये पद जो है जेडीयू के खाते में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाया गया था। नवादा से बड़ी खबर देखिए, हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है, कई मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। घर में रखे कई क्विंटल अनाज चट कर गए हैं ये हाथी, कई और सामान को भी नुकसान पहुंचाया है और कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। कई मकानों को क्षतिग्रस्त करने का ये मामला सामने आ रहा है। देखिए नवादा में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है और कई बार लोग परेशान होते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, जो खबर मिल रही कि हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से यहाँ पर उत्पात मचाया है नवादा में, कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। इस वक्त स्थिति क्या है और क्या ये मामला वन विभाग के संज्ञान में है? जी देखिए, ग्रामीणों ने जो है जो अब जो पूरी तरह से जो उम्मीद जो है एक बची हुई थी वन विभाग को लेके, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि इस माधोपुर गांव में ये चौथी घटना है और 3 बार इससे पहले हाथियों ने उत्पात मचाया था। इससे पूर्व हाथी ने एक बुजुर्ग की हत्या भी जान भी ले ली थी और उसके बाद मकानों को भी ध्वस्त किया था। अब वन विभाग की कार्रवाई से अब ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से रोष है और उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने सही तरीके से काम किया होता तो हाथी को उनके जो नेचुरल होम है उन्हें वहां भेज दिया गया होता, मगर अभी तक ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो उन्हें अभी तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही मकान के कुछ लोगों के कई ऐसे मकान है, झोपड़ीनुमा मकान है, जिसे हाथियों ने कई बार ध्वस्त किया है। जब मकान हाथी तोड़कर चले जाते हैं तो बाद में फिर वो उसे निर्माण करते हैं। इसको लेकर ना तो उन्हें स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद मिल पाई है और ना ही उन्हें वन विभाग की तरफ से कोई मुआवजा मिला है। मुआवजे को लेकर उन्होंने सड़क जाम भी किया था। पिछली बार अधिकारियों की टीम ने कहा था कि उन्हें मुआवजा मिलेगा और बहुत जल्द हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाएगा, मगर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्पेशलाइज्ड टीम जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आती है वो भी अभी इलाके में नहीं दिख रही है, जिस कारण ग्रामीणों का कहना है कि वो जो है अब वन विभाग से पूरी तरह से रुनुस में है। और आज एक बार फिर से माधोपुर गांव के समीप उन्होंने गोविंदपुर अकबरपुर पथ को जाम कर दिया है और उनकी मांग है कि अब जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी अभी तक वो रोड जाम को नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पे उन्हें उनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा है और लगातार हो रही घटना से ग्रामीण काफी परेशान है। जी और अनिल, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं। इसके बावजूद वन विभाग की इतनी ज्यादा सुस्ती क्यों देखी जा रही है और ना ही वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं उनकी सुध लेने के लिए? जी देखिए, ग्रामीण की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उस इलाके में झोपड़ीनुमा मकान होता है और उसी झोपड़ी में उनका साल भर का अनाज भी रखा हुआ था और हाथियों ने इस बार उस सारे अनाज को भी चट कर गया है और कई अनाज को उन्होंने बर्बाद भी कर दिया है। अब ऐसे में वे जो है लगातार अधिकारियों से मिलते हैं और इसकी शिकायत भी करते हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वे लोग जो है काफी आक्रोशित है और फिर से उन्होंने एक बार रोड को जाम कर दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम वहां पहुंचकर उन्हें लोगों को समझाने का काम करती है, मगर समझाने बुझाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है और हाथी जो है फिर से रात के अंधेरे में आते हैं। और इस बार ग्रामीणों ने बताया है कि इस बार उनकी संख्या अधिक है, क्योंकि पिछली बार एक ही हाथी ने था जो उत्पात मचाया था और इस बार उनकी संख्या में इजाफा है। जो पहली बार जो हाथी जो इस इलाके में जो इंटर हुए थे उसमें लगभग उनकी संख्या 30 से 35 बताई गई थी और इस बार भी दर्जन से अधिक की संख्या में हाथी हैं। तो अब देखना होगा कि कब वन विभाग की कोई बड़ी कार्रवाई होती है और इन्हें
इसके आतंक से छुटकारा ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हले तो वहाँ देखो गहूम हकै, दूध आराम हकै, बक्सा है, पेटी है, सब खा गए, सब ढाई दिलकै, तेमाड़ी तोड़ दिलकै, 1 से 2 बेरी तो हो गए। हमनी तो जैसे भाग गए, चौकी उलट दिलकै। बगहा से बड़ी खबर है, यहाँ पर तेंदुआ ने 4 लोगों को घायल किया है। यूपी पहुंचा जंगल से भटका तेंदुआ। सीमावर्ती गांव में तेंदुआ जो है पहुंचा है। यूपी के पकहा गांव में तेंदुआ ने डेरा जमा लिया है। रेस्क्यू में अब वन विभाग की टीम जुटी है। देखिए तेंदुआ जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे में तेंदुआ ने 4 लोगों को घायल किया है बगहा में। और अब खबर ये है कि ये जो तेंदुआ है वो यूपी पहुंच गया है। यूपी के जंगलों में भटकता हुआ तेंदुआ जो है अब सीमावर्ती गांव तक पहुंच चुका है। यूपी के पकहा गांव में तेंदुआ ने डेरा जमा लिया है। अब रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने में जुटी है और यहां पर वन विभाग की टीम भी काफी ज्यादा सक्रिय है। बिहार को एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने किशनगंज में सीआईएसएफ का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी दी है। जिले के पोठिया अंचल में सेंटर के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 110 एकड़ जमीन देने को भी मंजूरी दे दी है। सम्राट ने यहां पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बिहार को इस बड़ी सौगात के लिए पीएम मोदी का और अमित शाह का आभार जताया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में 1000 जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इससे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था भी और ज्यादा मजबूत होगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के खुलने से किशनगंज के और आसपास के इलाके में विकास और रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। तो 110 एकड़ क्षेत्र में ये सेंटर बनाया जाएगा, सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर। और जब ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बन जाएगा तो काफी ज्यादा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सीआईएसएफ का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ओर अब देखिए मंजूरी मिल चुकी है। तो ऐसे में 110 एकड़ क्षेत्र में ये सेंटर बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट किया है सोशल साइट एक्स पर और खुशी जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है इस प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी के लिए। और अब आपको जरा ये बता देते हैं कि सीआईएसएफ के मुख्य काम क्या होते हैं और ये भी आपको बता रहे हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सिक्योरिटी के लिए ये फोर्सेस होते हैं। और खासतौर पर सीआईएसएफ की प्रमुख जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट जैसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बनाए रखना, परमाणु संयंत्र, तेल रिफाइनरी की सुरक्षा करना। इतना ही नहीं, स्टील प्लांट और पावर प्लांट की भी सुरक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा देखिए सरकारी इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करना, बड़े बंदरगाह और औद्योगिक इकाई की सुरक्षा करना इनकी जिम्मेवारी होती है। इसके अलावा आग और आपदा के समय राहत कार्य में भी मदद इनसे मिलती है और कुछ वीआईपी लोगों को सुरक्षा देना भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ ऐतिहासिक धरोहरों की भी सुरक्षा करना इनकी जिम्मेवारी होती है। तो इसीलिए इतनी सारी जिम्मेवारी जब सीआईएसएफ के कंधों पर है तो फिर यहाँ पर अब सीआईएसएफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने की मांग हो रही थी, इसके लिए मंजूरी अब मिल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे ऐसे आंकड़े की जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। जी हां, बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि जघन्य अपराध में बड़ी उछाल देखने को मिली है। यानी कि ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के वो चिंताजनक हैं। पटना में भी जघन्य अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। एनसीआरबी रिपोर्ट में बिहार में युवाओं की हत्या के आंकड़े जो हैं वो चिंताजनक हैं। हत्या के प्रयास के मामलों में भी बिहार देश में टॉप पर है, जो कि चिंता की विषय है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी सरकार को यहां पर और ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी अपराधियों पर। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि जघन्य अपराध मामलों में बिहार काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। हत्या के प्रयास मामलों में बिहार देश के टॉप पर है, जो कि एक चिंता की विषय है। एनसीआरबी का ये जो आंकड़ा सामने आया है उस पर बिहार को गर्व नहीं करना है, क्योंकि यहां पर ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्ती से कदम सरकार उठा रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और तमाम हथकंडे जो है पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए कर रही है
और अब तो एनकाउंटर के लिए सरकार ने खुली छूट भी दे दी है। तो ऐसे में अब आने वाला जो आंकड़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एनसीआरबी के ये आंकड़े हैं, बिहार में अपराध की दर कम जरूर हुई है, लेकिन जघन्य अपराध की अगर यहाँ बात करें तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। देखिए, पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर की महिमा के बारे में लिखा है। पीएम ये लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। जीता जागता प्रमाण लिख रहे हैं इसे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हुए। पीएम मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर की महिमा पर दरअसल इन्होंने एक लेख लिखा है। भारतीय इतिहास का जीता जागता प्रमाण सोमनाथ मंदिर को बताया है। मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में पीएम मोदी का कहना है कि 11 मई को वो सोमनाथ मंदिर जाने वाले हैं। दरभंगा में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और देखिए, यहां पर साइबर क्राइम डीएसपी विपिन बिहारी के नेतृत्व में सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के बरवाड़ा स्थित घोड़दौड़ चौक पर संचालित जानवी साइबर पॉइंट में छापेमारी की गई। जानकारी ये मिली थी कि कई मोबाइल धारक अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। मौके से साइबर दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 8 फर्जी आधार कार्ड, 2 बायोमेट्रिक डिवाइस, 1 वेब कैमरा, कई रसीदें और वार्ड पार्षद सुमन कुमार रंजन की मुहर भी बरामद की गई। पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर पर छापेमारी की, जहां से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। हम लोगों को यहाँ पर जो है फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना मिली थी, उसी में हम लोग जो है जांच करने के लिए आए थे। कुछ सबूत मिला भी है, आगे और इन्वेस्टिगेशन चलता है। सर, कोई हिरासत में लिए हैं? हाँ, पूछताछ के लिए भी लिया गया है और आगे की कार्रवाई से अपडेट किया जाएगा। ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हुई है। पिकअप सवार 3 लोगों की मौत, हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। दाऊदपुर के बंदवा ढाला के पास की ये घटना बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ऑर्केस्ट्रा के कलाकार उसमें सवार थे और बताया जा रहा है कि इसी दौरान पिकअप और ट्रक के बीच में टक्कर हुई है। एक बड़ा सड़क हादसा, 9 लोग घायल हो गए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई। परखच्चे उड़ गए हैं इस पिकअप के। अगला हिस्सा जब आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे पिकअप का ये जो पूरा अगला हिस्सा है उस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। हम लोग वहाँ पे गए तो देखे कि मतलब कि पूरा गाड़ी डैमेज था और 10-12 लोग थे, वो 7-8 जने मतलब वो पूरा गंभीर रूप से घायल थे और 3 वहीं पे मतलब डेथ हो गए थे। बड़ी खबर पटना से, जहां पर एक बार फिर निजी हॉस्टल में बच्चे के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। ये मामला दनियावा के मामला बताते चले आपको। दनियावा के फरीदपुर बाजार स्थित एक निजी हॉस्टल का बताया जा रहा है, जहां भूख लगने पर 8 साल के मासूम ने हॉस्टल संचालक के कमरे से बिस्किट खा लिया, जिससे हॉस्टल संचालक जो है और पति पत्नी हैवानियत पर उतर आए। गर्म कलछी से बच्चे के गाल को जला दिया, जिससे मासूम का चेहरा बुरी तरीके से जल गया है और दनियावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे बाद में भर्ती कराया गया। और हैवानियत का आरोप फरीदपुर स्थित ड्रीमलैंड स्कूल एंड हॉस्टल के संचालक उमेश राय और उसकी पत्नी चंदा देवी पर लगा है। पीड़ित बच्चों के परिवार ने हॉस्टल संचालक दंपति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि इस मामले में अभी तक हॉस्टल संचालक की ओर से किसी तरह की सफाई नहीं आई। छोटा बच्चा मतीज राज मोजीपुर फतवा का रहने वाला है। मैम गिरा दी, सर गरम किया, मैम गिरा दी। तो ये मतलब कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ बाबू। एक बच्चा के होलिस गिरल था तो हम उसी पर सुतल थे, तो मैम को उठाया तो मैम बोले कि तुम चुराए, तो हम बोले हम नहीं चुराए। तो मैम सर गरम किया, मैम सटा दिए। घटा दिए। अच्छा, अब का घर ये कब हुआ? 1:30 बजे रात में। 1 बजे रात को। और भी मतलब तुम्हारे साथ कुछ मारपीट कुछ किया है? डंडा से चाट किया, होलिस खिला दिया। डंडा से चाट के जमीन से होलिस खिला दिया।
और भी मारा कहीं, और भी चोट है इस गाल के जलाने के अलावा और कहीं? माथा में, सिर में चोट है, कहाँ पर चोट है? यहाँ पर पीछे। मैं सर जो है उमेश राय, डायरेक्टर है, मैम का नाम है चंदा देवी, ठीक ना। उसमें बच्चा को छोलनी से दिखा के और मैम जार दिए हैं, पूरा गाल जल गया, एक साइड का दाहिने साइड का पूरा। बच्चा पूरा लहर रहा है, अभी तक खाना नहीं खाया, बोला कि सिर में भी दर्द। सहरसा के बलुआहा मध्य विद्यालय में एमडीएम का खाना खाने के बाद 115 बच्चे बीमार पड़ गए। भोजन में सांप जैसे जीव मिलने का आरोप है और उन्हें महिषी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अभिभावकों ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए ये छोटे छोटे मासूमों को अस्पताल ले जा रही है। ये स्कूल जाते हैं सपनों को सजाने, दोस्तों की ठिठोली और 2 वक्त की भूख मिटाने, लेकिन सहरसा में एक स्कूल में वो भोजन जहर बन गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मतलब है उन मासूमों को पोषण देना जो खाली पेट घर से सुनहरे भविष्य का सपना लेकर स्कूल आते हैं। लेकिन सहरसा के महिषी प्रखंड मध्य विद्यालय बलुआहा में बच्चों की थाली में पोषण नहीं बल्कि खौफ परोसे जाने का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर उसी एनजीओ का है जहां एमडीएम का खाना जो है बनता है और यहां से जो है सभी स्कूलों में जो है एमडीएम का खाना जाता है। नवहट्टा और महिषी प्रखंड के तकरीबन 146 स्कूलों में जो है यहां से एमडीएम का खाना जाता है और जो स्कूल में आज घटना घटी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आरोप है कि लापरवाही की हद पार कर दी गई। जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में बच्चों का निवाला पक रहा था, उसी में एक जहरीला सांप भी उबल गया, जिसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका और वही जहरीला खाना मासूमों को परोस दिया गया। निवाला हलक से उतरते ही मासूमों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल परिसर में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते कई बच्चे उल्टियां करने लगे। मामला ये है कि मध्य विद्यालय बलुआहा में मेरा बच्चा पढ़ता है और आजकल मॉर्निंग का वक्त चल रहा है, तो इसलिए सवेरे बच्चा चला जाता है तो खाना भी स्कूल में ही मिल जाता है। तो पता चला कि खाने में जो है ना प्लेट में सांप निकला है। तो बहुत बच्चा जो बेहोश भी था, बहुत बच्चे के पेट में दर्द भी हो रहा था, सब परेशान है। तो मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, तो पता चला तो हम अपने बच्चे को ले करके जो है सदर अस्पताल आए थे, जाँच मिल गई कि कोई दिक्कत नहीं है। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जिंदगी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई है। डीएम साहब भी अस्पताल पहुंच गए। सवाल प्रशासन से भी है और स्कूल प्रबंधन से भी। क्या मासूमों की जान इतनी सस्ती है? आज इन माता पिता के आंखों में जो आंसू है, उसका हिसाब कौन देगा? मिडिल स्कूल बलुआ घाट से कंप्लेन आया था कि खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए, तो वो लोग महिषी पीएचसी में आए थे। वहाँ से कुछ बच्चे के गार्जियन लोग को कहा गया कि नहीं हम लोग सदर अस्पताल में जाने चाहते हैं, तो उन लोग को यहाँ रेफ़र किया गया। यहाँ करीब 105 बच्चे हैं और अभी वहाँ और महिषी हॉस्पिटल में करीब 40-50 बच्चे हैं वहाँ भी। यहाँ पर जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का ठीक ठाक कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर रसोई की सफाई और भोजन की गुणवत्ता कागजों पर ही रहेगी तो मासूमों की थाली इसी तरह जहर उगलती रहेगी। बच्चे अस्पताल में हैं और परिजन उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। कई बार उन्हें कहा भी गया जो बर्तन साफ सुथरा रखे, लेकिन उनके द्वारा जो है इनको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो है जो किस स्थिति में बच्चे बीमार पड़े, क्या स्कूल की लापरवाही थी या फिर एनजीओ की, ये तो जांच का विषय है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और इस वक्त की बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए 14 जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। गरज चमक और तेज हवा के साथ ओले गिरने की चेतावनी। अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर में अलर्ट, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में अलर्ट,
सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में अलर्ट, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में अलर्ट और किशनगंज में भी अलर्ट है। तो देखिए मौसम खराब है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तेज बारिश में और तेज आंधी में कोशिश करें घर से बाहर न निकलें। फिलहाल 14 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओले गिरने की चेतावनी भी है, तो ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।